देखेंगे कि बेसिकली यूएमएल के मेटा मॉडल्स बने किस तरह से होते हैं और किस तरह से ये चल रहे होते हैं। वंस अगेन एक चीज आपने रिमेंबर रखनी है कि जो एमओएफ है, मेटा ऑब्जेक्ट फैसिलिटी, ये डिफाइन करती है कि जी एक लैंग्वेज में रहते हुए उसका मॉडल किस तरह से आप एक्सेस कर सकते हो। एक्सेस करने के बाद एक मॉडल को दूसरे मॉडल में किस तरह से आप ट्रांसफॉर्म कर सकते हो। और थर्ड चीज ये बताता है कि जी वो जो ट्रांसफॉर्मेशन है ना, वो किस तरह से करनी है और क्या यूज करके करनी है। फॉर एग्जाम्पल हम एक्सएमएल मेटा डेटा इंटरचेंज, एक टर्म है एक्सएम आई के नाम से, जिसको हम यूज करते हुए आपके मेटा मॉडल्स को एक से दूसरे में कन्वर्ट कर सकते हैं। तो एक्सएमएल का आप सबको आइडिया होगा, मार्कअप लैंग्वेज, एक्सटेंसिबल मार्कअप लैंग्वेज, बिल्कुल जिस तरह से आपकी एचटीएमएल मार्कअप लैंग्वेज है उसी तरह से एक्सएमएल भी लैंग्वेज है। तो एक्सएमएल को यूज करते हुए हम मेटा डेटा इंटरचेंज की जब बात करते हैं तो हम उसे एक्सएमआई का नाम देते हैं। लेट्स मूव फॉरवर्ड। मेटा मॉडल की जो स्टैंडर्ड की डेफिनेशन है वो ये कहता है कि मेटा मॉडल इज ऑल्सो अ मॉडल। इसकी दो करेक्टरिस्टिक्स है। नंबर वन, इसकी करेक्टरिस्टिक ये है कि ये कैप्चर करता है ऑल द एसेंशियल फीचर्स एंड प्रॉपर्टीज ऑफ अ पर्टिकुलर लैंग्वेज जिसको हम मॉडल करने जा रहे हो। फॉर एग्जाम्पल जब हमने क्लास डायग्राम का मेटा मॉडल डिजाइन किया था तो हमने उसकी तमाम करेक्टरिस्टिक्स को कैप्चर किया था कि इसमें एट्रीब्यूट्स हैं, इसके कुछ फंक्शंस हैं, इसमें कुछ उनकी रिटर्न टाइप्स हैं, इसमें कुछ एसोसिएशंस हैं, फिर एसोसिएशंस के भी टाइप्स हैं, एग्रीगेशन है, कंपोजिशन है, जनरलाइजेशन, रियलाइजेशन, एटसेट्रा एटसेट्रा। तो आप उनके उस लैंग्वेज के तमाम फीचर्स को कैप्चर करते हो और फिर एक मेटा मॉडल डिजाइन होता है। दूसरा जी, एक मेटा मॉडल जो है वो पार्ट होता है एक मेटा मॉडल आर्किटेक्चर का। बेसिकली एक मेटा मॉडल भी तो मॉडल है ना, तो अगर मेटा मॉडल को हम मॉडल कंसीडर करते हैं तो दैट मीन्स कि उसका भी फर्दर एक मेटा मॉडल डिजाइन किया जा सकता है। तो दैट मीन्स कि मेटा मॉडल अगर एक मॉडल है तो वी कैन से कि एक जो पर्टिकुलर मॉडल होता है वो किसी ना किसी आर्किटेक्चर पे बेस्ड होता है ना, उसके कोई ना कोई रूल्स होते हैं, उसके कोई ना कोई सिमेंटिक्स होती हैं, उसकी कोई ना कोई नोटेशंस होती हैं, समथिंग दैट द पर्टिकुलर मॉडल इज फॉलोइंग। तो वो सब कुछ जो है वो एप्लीकेबल होता है एक मेटा मॉडल पे भी। मेटा मॉडल के भी अपनी सिमेंटिक्स होते हैं, इसकी अपनी नोटेशंस होती हैं, इसका भी अपना एब्स्ट्रैक्ट और आपका जो सिंटैक्स है वो सब कुछ इसमें भी एग्जिस्ट करता है। जो एक सिंगल मेटा मॉडल है उसको हम सम टाइम, जो लास्ट पे आपका टॉप मेटा मॉडल बनता है उसको हम कहते हैं मेटा मेटा मॉडल। और ये की होता है मेटा मॉडलिंग की, एज इट इनेबल्स ऑल मॉडलिंग लैंग्वेज टू डिस्क्राइब इन अ यूनिफाइड वे। तो नॉर्मली जो हम प्लेटफॉर्म मेटा मॉडल की बात कर रहे होते हैं ना, वो आपका बेसिकली मेटा मेटा मॉडल होता है। एनी कंफ्यूजन स्टिल हियर क्लास? मेटा मॉडल को सिर्फ हमने डिफरेंट तरह से उसको डिफाइन करने की कोशिश की, उसको थोड़ा सा अंडरस्टैंड करने की कोशिश की है। एनी कंफ्यूजन हियर? अच्छा, ये लेक्चर आपके अपडेट भी हो जाएंगे बाय द वे, आई विल अपलोड देम। एनी क्वेश्चन स्टिल हियर? अभी मेरी क्लास हो रही है, बाद में आ जाएंगे जी। नो क्वेश्चंस? जिंदा हो सब? लग नहीं रहा जाग रहे हो सब। लास्ट टाइम जी इस तरह की कुछ हमने डायग्राम क्लास में भी देखी थी जिसमें आपका एक ऑब्जेक्ट लेवल था, उसकी डायग्राम थी। जिस तरह माई अकाउंट का नाम का एक ऑब्जेक्ट है और एक योर अकाउंट के नेम का ऑब्जेक्ट है, जिसको हमने M0 लेवल के मॉडल का नाम दिया था। जब हमने इसका मेटा मॉडल जनरेट किया था तो हमने उसको इसकी क्लास डायग्राम बनाई थी जिसमें अकाउंट था, उसके कुछ ऑफकोर्स कुछ एट्रीब्यूट्स होंगे, समथिंग देयर एटसेट्रा। उसको हमने मॉडल M1 का नाम दिया था। एग्जाम्पल हमने क्लास में की थी, उसमें हमने दो क्लासेस से एग्जाम्पल ली थी, यहाँ पे एक क्लास की एग्जाम्पल दी है। जब इसका भी मेटा मॉडल जनरेट हुआ, दैट इज M2 लेवल, जो कि UML डायग्राम का मेटा मॉडल था, क्लास डायग्राम का मेटा मॉडल था। तो उसमें भी साइड के देयर इज अ क्लास एंड देयर आर सम एग्रीगेशंस और समथिंग, इस तरह की कुछ रिलेशंस एग्जिस्ट करेंगे। इसके भी ऊपर जब हम गए थे तो आपको याद होगा मैंने कहा था कि MOF कहते हैं इस क्लास को, ये इसको मेटा क्लास कहते हैं। तो ये टॉप मेटा मॉडल होता है जो कि आपकी तमाम की तमाम UML डायग्राम्स को रिप्रेजेंट करता होगा। तो इस तरह से हमारे लेवल बनते हैं।
नॉर्मली हम जिन लेवल्स तक रहेंगे हम इन 3 लेवल्स पे रहेंगे। देखिए ये 3 लेवल्स जो है ये लिखा भी है कि ये सिस्टम डेवलपमेंट में जब जब हम बात करते हैं तो हम इन 3 मॉडल्स तक रहते हैं। लेकिन अगर आपने कोई टूल डिजाइन करना होता है तो चूंकि टूल्स जो है वो नॉर्मली जेनेरिक होते हैं, वो एक फीचर नहीं दे रहे होते या वो एक डायग्राम हैंडल नहीं कर रहे होते, वो मल्टीपल डायग्राम्स और वो मल्टीपल जो है वो स्पेक्ट्स हैंडल कर रहे होते हैं। इसलिए जब हम टूल की बात करते हैं तो हम इन अपर 3 लेवल्स में इंटरेस्टेड होते हैं। एनी क्वेश्चंस हियर क्लास? या तो आप सबको बहुत ज्यादा समझ आ रहा है या आप सबको बिल्कुल समझ नहीं आ रहा। तो एनी क्वेश्चन स्टिल हियर? नो मैम। ओके। अच्छा जी, जो यूएमएल का मेटा मॉडल है वो डिक्लेरेटिव है, उनके कुछ एडवांटेजेस हैं जी। यूएमएल मॉडल सिमेंटिकली रिच है, उनके सिमेंटिक्स है ना, एक क्लास ने दूसरी क्लास के साथ अटैच होना है तो कोई ना कोई एसोसिएशन लगनी चाहिए। एसोसिएशन के ऊपर अगर आपने कार्डिनैलिटी रेशियो मेंशन कर दिया है तो फिर आपकी क्लासेस की वही कार्डिनैलिटी रेशियो जो है वो उनको फॉलो करनी चाहिए। एग्रीगेशन है तो एग्रीगेशन का रिलेशनशिप है, जनरलाइजेशन है तो देयर इज अ जनरलाइजेशन रिलेशनशिप। तो मतलब कुछ सिमेंटिक्स है जो बता रहे हैं, कुछ नोटेशंस हैं जिनके थ्रू आप अपने सिमेंटिक्स को डिफाइन कर रहे हो। कुछ इनवेरिएंट्स हैं। अच्छा, जो इनवेरिएंट्स है ये आप लोगों ने अभी तक स्टडी नहीं किए होंगे ह्यूमन की क्लास डायग्राम में, तो इनका एक पर्टिकुलर सेपरेट लेक्चर रख लेंगे जिसमें मैं आपको डिफाइन कर दूंगी कि बेसिकली इनवेरिएंट्स कहाँ और किस तरह से लगे होते हैं। देन कुछ प्री एंड पोस्ट कंडीशंस होती हैं, तो अगर आपने ऑपरेशनल कॉन्ट्रैक्ट्स बनाए हों तो उनमें आपकी प्री एंड पोस्ट कंडीशंस ही होती हैं। और इनवेरिएंट्स वैसे एक तरह से आप लोगों ने लिखे भी होंगे एक्सपेंडेड यूज केसेस में जाके, जहाँ पे आप डिफरेंट जो है वो फ्लोज बता रहे होते हैं अपने सिस्टम के चलने की, या इस तरह से ये एक्सेप्शन आएगी तो ये करेगा, ये हो जाएगा तो ये हो जाएगा, एक्सेट्रा। ऑपरेशन साइड इफेक्ट्स भी आपको पता है, और पैटर्न्स ऑफ स्पेसिफिकेशन डिजाइन एंड रिफाइनमेंट एक्सेट्रा। UML is defined using core UML or MOF concept. MOF stands for Meta Object Facility. और UML जो है ये विजुअल भी हो सकती है और टेक्सचुअल भी हो सकती है। ये बिल्कुल जिस तरह लास्ट टाइम हमने डिस्कस किया था कि एक स्टेट मशीन थी, और लास्ट लेक्चर में अगर आपको याद हो कि स्टेट मशीन को हमने टेक्सचुअल में भी लिखा था यूजिंग इनम्स एंड एक्सेट्रा, उसमें स्टेट्स डिफाइन की, उनकी ट्रांजिशंस बना के, तो वी डिफाइंड एक एक स्टेट मशीन का आप कोड भी लिख सकते हो। तो लेकिन आप उसको विजुअल भी बना सकते हो, बाय विजुअल आई मीन कि उसको डायग्राम की तरह भी आप बना सकते हो। तो दिस इज वंस अगेन जो बात शुरू से मैं बताने की कोशिश कर रही हूँ, मतलब उनको हमने आपने हमेशा इनकी हायरार्की मेंटेन रखनी है कि यूएमएल यूनिफाइड मॉडलिंग लैंग्वेज इज जस्ट एन ओएमजी स्टैंडर्ड, ओएमजी ऑब्जेक्ट मैनेजमेंट ग्रुप, और यूएमएल को जो हम रिप्रेजेंट कर रहे होते हैं वो बाय यूजिंग एमओएफ कर रहे होते हैं। इन तीनों टर्म्स को कंफ्यूज नहीं करना। अच्छा, एमओएफ जो जी मेटा ऑब्जेक्ट फैसिलिटी, ये बेसिकली करती है कि इसके कुछ बेनिफिट्स क्या है कि एक कंसिस्टेंट वे टू डिफाइन मेटा मॉडल्स, किस तरह डिफाइन करते हैं ये भी हम देखते हैं कि ये किस तरह से मतलब यूज कर रही होती है। वैसे पिछले स्लाइड में मैंने आपको बताया भी कि ये एक्सएमआई यूज कर रही होती है फॉर्मेट। कंसिस्टेंट वे टू स्टोर मॉडल्स, टू एक्सेस मॉडल्स। इंटरऑपरेबिलिटी का मतलब ये है कि जी अगर आप इसको दो मॉडल्स देते हैं तो ये इन दो मॉडल्स के दरमियान जो है वो डिसिमिलैरिटीज आइडेंटिफाई कर सकती है, ये इन दो मॉडल्स को जो है ट्रांसफॉर्म कर सकती है, एक्सेट्रा। देयर आर डिफरेंट एल्गोरिदम्स, टेक्निक्स एंड अप्रोचेस आउट देयर, डिफरेंट टूल्स हैं जो कि एमओएफ की बेस पे इम्प्लीमेंट किए गए हैं जो कि यही काम करते हैं। आपके जो क्लास फेलो हैं मिस्टर असद, वो भी कुछ इसी तरह का काम कर रहे हैं, वो एमओएफ की लाइब्रेरी ई कोर यूज कर रहे हैं अपने प्रोजेक्ट में। तो वो भी कुछ यही करती है, वो बेसिकली असद आर यू हियर? असद या जैन? यस मैम। तो आपके प्रोजेक्ट में बेसिकली यस मैम। अच्छा, तो जो इनका प्रोजेक्ट में जो आप काम कर रहे हैं कि दे टेक अ स्टेट मशीन, दे टेक अ पर्टिकुलर कोड, और ये बताते हैं कि क्या वो सेम है कि नहीं है। तो बेसिकली ये वो काम भी एमओएफ की लाइब्रेरी ई कोर से यूज करते हुए कर रहे हैं, क्योंकि उनको उसको दो मॉडल हम दे रहे हैं और ये बता रहे हैं कि क्या उसमें कोई डिसिमिलैरिटी है या नहीं है, या वो सिमिलर मॉडल्स। अच्छा जी, अब एमओएफ जो डिस्क्राइब करते हैं उसमें हमारे पास एक जो हमने पहले भी इनवेरिएंट्स की मैंने आपके साथ बात की और मैंने आपसे ओसीएल का भी जिक्र किया था। एक क्लास डायग्राम पे कुछ कॉन्स्टेंट्स लगी होती हैं और एमओएफ सर्टेन वे में आप अपने मॉडल्स को डिफाइन कर सकते हो।
तो क्लास डायग्राम एक मॉडल है, उस पे जब आपने कोई कॉन्स्टेंट लगाना होता है तो हम OCL यूज करते हैं। OCL stands for जी ऑब्जेक्ट कॉन्स्ट्रेंट लैंग्वेज, ऑब्जेक्ट कॉन्स्ट्रेंट लैंग्वेज। अगर आप MS विजियो में या draw.io में जाके अपनी क्लास डायग्राम्स बनाते हैं तो आप उस पे OCL अप्लाई नहीं कर सकते। बट अगर आप किसी अच्छे प्रॉपर डेवलपमेंट टूल में जाके, फॉर एग्जांपल जो डिजाइनिंग का या मॉडलिंग का टूल है जैसे IBM है, या सॉफ्टवेयर रैशनल आर्किटेक्ट है, या आपका इक्लिप्स में प्लगइन है पापायरस है उसमें, या आप रेफसिडी में जाके ये काम करते हो, उसमें आप अपनी क्लास डायग्राम्स ऐड करते हो, तो उसमें ऑप्शन होता है कि आप अपनी OCL कॉन्स्टेंट ऐड कर सकते हो। OCL कॉन्स्टेंट होता क्या है? आप जो कार्डिनैलिटी आप करते हो ना अपनी क्लास की एसोसिएशन के दरमियान के, फॉर एग्जांपल एक स्टूडेंट जो है वो 5 या 10 5 कोर्सेज में रजिस्टर हो सकता है 0 to 5, तो आपके सिस्टम को इस कार्डिनैलिटी को रीड करना नहीं आता, इट डजंट नो कि ये कार्डिनैलिटी 0 to 5 का मतलब क्या है। तो वो 0 to 5 को आपने, या अगर आप चाहते हो कि ये 0 to 5 जो है मैं इसको टेस्ट कर सकूं कि वाकई में ये 0 to 5 पे चल रही है कि नहीं चल रही, वो कर लीजिए। अच्छा, तो कि वो 0 to 5 कार्डिनैलिटी वाकई में वैलिड है या नहीं है, या मेरा सिस्टम उसको फॉलो करता है कि नहीं करता, तो आप एक ऑब्जेक्ट कॉन्स्टेंट लैंग्वेज OCL यूज करते हुए एक कॉन्स्टेंट ऐड कर देंगे उस एसोसिएशन पे। जब जब आपका सिस्टम चलेगा वो कॉन्स्टेंट इवेलुएट करेगा। ये नॉर्मली आपकी प्री या पोस्ट कंडीशन में भी आप कॉन्स्टेंट ऐड कर सकते हो, और आप ऑन ट्रांजिशन भी कॉन्स्टेंट ऐड कर सकते हो। तो फॉर एग्जांपल यहाँ पे ये जो कॉन्ट्रैक्ट है ना, ये वही आपके ऑपरेशनल कॉन्ट्रैक्ट्स हैं। तो आप वहां पे जो ऑपरेशनल कॉन्ट्रैक्ट में जो आप बता रहे होते हो, आप उनको वेरीफाई किस तरह करते हो? आप उनको वेरीफाई करते हो इस ऑब्जेक्ट कॉन्स्टेंट लैंग्वेज के थ्रू वेरीफाई कर रहे हो। अच्छा, रिप्रेजेंटेशन प्री पोस्ट कंडीशंस इन फॉर्मल लैंग्वेज होती है। अच्छा जी, अब किस तरह बताएगा? फॉर एग्जांपल ये एक कॉन्स्टेंट लगा हुआ है, ये कह रहा है कॉन्टेक्स्ट बैंक अकाउंट, मतलब ये बैंक अकाउंट की क्लास पे लगे, और इसके इनवेरिएंट का मतलब इनवेरिएंट, और उसका नाम है बैलेंस वैल्यू। ये बिल्कुल इस तरह जिस तरह आप फंक्शन का नाम रखते हो, तो इस कांस्टेंट का नाम है जी बैलेंस वैल्यू। अब होगा क्या, वो ये चेक कर रहा है सेल्फ डॉट बैलेंस, मतलब इस बैंक अकाउंट का जो अपना इसका कोई एट्रीब्यूट होगा बैलेंस का, क्या वो ग्रेटर इक्वल्स टू -1000 है या नहीं है। अगर है या नहीं है, ट्रू होता है फॉल्स होता है, ये रिटर्न कर देगा। अगर वो ग्रेटर इक्वल्स टू 1000 होता है तो ये ट्रू कर देगा, नहीं होता तो ये उसको फॉल्स कर देगा। तो इन द सिमिलर कॉन्टेक्स्ट इनमें इफ एल्स की कंडीशंस भी लगाई जा सकती हैं, इनमें आपके जो एंड और निगेशन गेट्स हैं वो भी अप्लाई किए जा सकते हैं। तो दिस इज अ होल लैंग्वेज OCL आउट देयर। इस पे हम हमारा एक लेक्चर भी होगा जिसमें हम कुछ OCL कॉन्स्टेंट स्टडी करेंगे, इसके कुछ जो है इसमें क्या क्या इसके कीवर्ड्स हैं, या इसमें कौन कौन सी स्टेटमेंट्स अवेलेबल हैं, वी विल बी लुकिंग एट देम। टिल नाउ एनी क्वेश्चंस क्लास? एनी क्वेश्चंस? No, ma'am. XMI की हमने बात की थी, ये सेकेंड वे है जो MOF जो आपके मेटा मॉडल्स को रीड कर रही है, एक्सेस कर रही है, ट्रांसफॉर्म कर रही है, ये XMI से कर रही है। XMI स्टैंड्स फॉर दी extensible markup language metadata interchange, and extensible markup language is XML. So XMI stands for XML metadata interchange. बिल्कुल टैग्स में यूज हो रहे होते हैं, डिफरेंट टैग्स होते हैं जिनमें आप आकर तो अपना एक लैंग्वेज को डिफाइन कर रहे होते हो, एक मॉडल को डिफाइन कर रहे हो। स्टैंडर्ड इंटरचेंज मैकेनिज्म, डिफरेंट टूल्स अवेलेबल हैं, डिफरेंट रेपोजिटरीज अवेलेबल हैं, डिफरेंट मिडलवेयर्स अवेलेबल हैं आपके पास जो XMI इंटरचेंज के लिए बनाए गए हैं, या आप बना भी सकते हो। और प्रोडक्ट प्रोड्यूस XML स्कीमा एंड DTDs। अच्छा, फॉर एग्जांपल आप एक स्टेट मशीन बनाते हो, लेट्स से आपने एक स्टेट मशीन IBM रैशनल में जाके डिजाइन की, उसमें एक होता है एक्सपोर्ट करने का फीचर। तो यू गो टू दी एक्सपोर्ट, जैसे ही आप एक्सपोर्ट पे जाते हो तो वो आपकी XML स्कीमा जनरेट कर देता है, वो आपका XML स्कीमा जनरेट कर देता है, और DTDs जनरेट करता है। DTDs जो है इट दे स्टैंड्स फॉर डॉक्यूमेंट टाइप डेफिनेशन।
डॉक्यूमेंट टाइप डेफिनेशन। स्कीमा में सिर्फ वो हिरार्की दिखा रहा होता है, और डीटीडी जो है वो एक्सएमएल डॉक्यूमेंट है बेसिकली, जिसमें वो आपकी डॉक्यूमेंट टाइप डेफिनेशन को ये स्टैंड करता है। और ये कंटेन क्या करता है, ये कंटेन करता है आपके एक्सएमएल का स्ट्रक्चर, उसके लीगल एलिमेंट्स, उसके एट्रीब्यूट्स एंड एवरीथिंग दैट इज रिलेटेड टू द एक्सएमएल। क्लियर? Yes, ma'am. Yes, ma'am. अच्छा जी, ये एक एग्जांपल है। सो फॉर एग्जांपल आई हैव अ डायग्राम लाइक ऑटो, कलर एंड डोर के। एक ऑटो की क्लास है जो कि कंपोज कर रही है कलर और डोर को। तो कलर कलर टाइप का एक बन रहा है, और डोर डोर टाइप का एक ऑब्जेक्ट बनेगा। ये इनडोर नहीं आएगा, ये डोर डोर टाइप का ऑब्जेक्ट आएगा। तो इस मॉडल को जब मैंने अपने किसी भी टूल में, ऐसा टूल जो एमओएफ को उसको फैसिलिटेट करता हो या उसकी बेस पे बना हो, या फॉर एग्जांपल मैं अगर किसी डायग्राम को पपायरस में लेके जाती हूँ, उसको फीड करवाती हूँ, तो उससे मैं अगर एक्सपोर्ट करती हूँ एक्सएमएल डॉक्यूमेंट, तो वो कुछ इस तरह का जनरेट कर देता है। क्लास नेम ऑटो और नेम का टैग बंद क्लास। तो ये मार्कअप लैंग्वेज है। इसमें एक टैग है क्लास का, और वो बता रहा है कि एक क्लास है ऑटो के नाम की, और ये उसका नाम है, और क्लास का टैग खत्म हो गया। उसके एलिमेंट्स कौन से? उसके एलिमेंट्स में एक एलिमेंट है जी ऑटो का, और वो एलिमेंट क्या है? ऑटो, कलर और डोर। मतलब एलिमेंट नेम ऑटो, क्लास का नेम ऑटो, और उसके अंदर जो एलिमेंट्स है इट्स कलर एंड डोर। फिर फर्दर चला जाता है, ये इंस्टेंस लेवल पे आ गया कि कलर रेड है और डोर 2 है। तो इंस्टेंस लेवल तक नॉर्मली हम जाते नहीं है, हम इससे थोड़ा सा इन दो लेवल्स पे ही रहते हैं कि जिसमें हमारे पास मॉडल हो और उसका एक्सएमआई स्ट्रक्चर हो। बट इन सम केसेस अगर आपको इंस्टेंस लेवल पे जाना भी हो तो आप जा सकते हो, लेकिन वंस अगेन इंस्टेंस लेवल तक जाने के लिए आपको सिस्टम एग्जीक्यूशन में चाहिए होता है, रन टाइम में चाहिए होता है। अदरवाइज आप इंस्टेंस लेवल जो है वो आपकी इंस्टेंसेस, डमी इंस्टेंसेस जरूर जनरेट हो सकती है, एक्चुअल इंस्टेंसेस जनरेट नहीं हो सकती। प्लस एनी क्वेश्चन स्टिल हियर? मैम जो इंस्टेंस लेवल है वो तो हम क्लास डायग्राम से नहीं गेट कर सकते। हाँ जी बच्चे, गेट तो आप कर सकते हो, लेकिन उस इंस्टेंस की वैल्यूज कहाँ से आएंगी? वो या तो आप डमी रखोगे, और अगर सिस्टम रन टाइम पे तो फिर ओरिजिनल आएंगी। और जो एक्सएमआई है ये मेटा मॉडल है? ये जो एग्जाम आया ये मेटा मॉडल नहीं है। ये जो पर्टिकुलर क्लास डायग्राम का मॉडल था ना, ये मॉडल था क्लास डायग्राम का। हम उसको एक रीडेबल फॉर्म में ले गए हैं कि जो सिस्टम अंडरस्टैंड कर सकता है, कंप्यूटर अंडरस्टैंड कर सकता है। आपके फॉर एग्जांपल जितने भी टूल्स है ना, आप कहते हो ऑटोमेटिक कोड जनरेशन हैं, या आपका जो कंपाइलर्स हैं, या आपके बग्स फाइंड आउट कर रहे होते हैं और समथिंग लाइक दैट, इस तरह की चीजें चल रही होती है। वो कैसे चल रही होती है? उनके पास ये एग्जामआई मॉडल्स होते हैं, दे नो द एग्जामआई मॉडल्स, और वो उन्हीं मॉडल्स की बेस पर डिसाइड कर रहे होते हैं कि वेदर जो आपका लिखा हुआ कोड है, क्या वो इस मॉडल को वेरीफाई करता है कि नहीं करता। मेक सेंस और नॉट? यस मैम। एनी अदर क्वेश्चंस? ओके अच्छा, यहाँ पे आज मेटा मॉडल को यहाँ पे हम खत्म करते हैं। नेक्स्ट लेक्चर में हम मेटा मॉडल के अपने सिमेंटिक्स और उसकी नोटेशंस देख रहे होंगे। आज का जो आपका क्लास पार्टिसिपेशन का टास्क है उसके रेलिवेंट है जी हमारी स्टेट मशीन। स्टेट मशीन जो है वो यूएमएल का ही एक डायग्राम है, और ये भी एक मॉडल कंसीडर होता है। तो जब जब हम एक कोई सिस्टम का बिहेवियर में इंटरेस्टेड होते हैं तो हम उसके मॉडल्स जनरेट कर रहे होते हैं। वैसे हम आपकी इनिशियल जो क्लासेस थी इंट्रोडक्टरी, उसमें हम स्टेट मशीन्स को डिस्कस ऑलरेडी कर चुके हुए हैं, बट फॉर दोस्त जो उन क्लासेस में नहीं थे या जिन्होंने बाद में ज्वाइन किया, उनके लिए आज हम स्टेट मशीन्स को रिवाइज करते हैं। सो लेट मी शेयर दिस नेक्स्ट लेक्चर विद ऑल ऑफ यू। Please let me know if this screen is visible. No, ma'am. Yes, ma'am.
It's visible to everyone now? Yes, ma'am. Yes. Yes, ma'am. अच्छा, जो स्टेट मशीन है इसको स्टेट चार्ट डायग्राम भी कहते हैं। दोनों में बहुत माइनर सा डिफरेंस है। इस डिफरेंस में फिलहाल हम ड्वेल नहीं करेंगे। ये बहुत एडवांस स्टेजेस पे जब हम जाते हैं तो तब ये डिफरेंस जो है वो मैटर करता है। तो फॉर नाउ वी विल कॉल इट स्टेट मशीन। स्टेट मशीन में होता क्या है जी, आपके पास तीन चीजें होती हैं, इवेंट्स होते हैं, स्टेट्स होती हैं, ट्रांजिशंस होती हैं। आपने ये सारी जो स्टेट मशीन है ये वुड में और एससी में पहले भी स्टडी की होगी, हम सिर्फ आज रिवाइज करें। इवेंट्स जो है वो सिग्निफिकेंट या नोटवर्दी अकरेंसेस होती हैं। फॉर एग्जांपल, यूजर ने लॉगिन के बटन पे क्लिक कर दिया, या कोई एक सर्टेन टाइप ऑफ इवेंट अकर हो गया, एम्प्लॉय ने अटेंडेंस अपडेट कर दी, समथिंग लाइक दैट। और एक स्टेट जो है वो एक पर्टिकुलर कंडीशन है एक ऑब्जेक्ट की किसी भी एक पर्टिकुलर मोमेंट पे। फॉर एग्जांपल, आप इस टाइम पे हमारी जो क्लास है इट्स इन प्रोग्रेस, तो क्लास इन प्रोग्रेस ये एक स्टेट है। क्लास इन प्रोग्रेस एक स्टेट है। इवेंट क्या हो सकता है कि जी आप लोग जो अटेंड करते हो, मतलब ज्वाइन कर रहे हो क्लास को, जिसना भी सैयद अशकर अली ने मीटिंग लेफ्ट की है, तो ये भी एक इवेंट है, राइट। इसके कोरस्पॉन्डिंग जो हमारा एक्शन होगा, मतलब क्या करना है या एक्सेट्रा, वो एक ट्रांजिशन बताती है। तो एक ट्रांजिशन जो है ये एक रिलेशनशिप है दो डिस्टिंक्ट स्टेट्स के दरमियान। वंस अगेन आई एम सेइंग, टू डिस्टिंक्ट स्टेट्स के दरमियान का जो रिलेशनशिप है उसको जो है वो एक ट्रांजिशन रिप्रेजेंट करती है। ट्रांजिशन ये बताती है कि जब आप एक पर्टिकुलर स्टेट पे मौजूद हो, एक सर्टेन इवेंट अक्कर होता है, तो उसकी कोरस्पॉन्डिंग आपकी जो आउटपुट स्टेट होगी वो ये होगी। आपकी आउटपुट स्टेट ये होगी। आप ट्रांजिशन पे अपना उस इवेंट की कोरस्पॉन्डिंग एक्शन भी बता सकते हो, आप कोई कंडीशन लगा सकते हो जिसको हम गार्ड कंडीशन कहते हैं ट्रांजिशन की। आप कोई सर्टेन टाइमर्स लगा सकते हो, एक्सेट्रा एक्सेट्रा। सो लेट्स सी अहेड। तो ये एक पर्टिकुलर मेरे पास एक स्टेट मशीन है जिसमें ये इसकी इनिशियल स्टेट है जिसको हम इस तरह के एक सर्कुलर ब्लैक सर्कल से रिप्रेजेंट करते हैं। तो इनिशियली जो टेलीफोन था वो आइडल स्टेट में होता है, लेकिन जैसे ही मैं उसका हुक ऑफ करती हूँ तो वो एक्टिव स्टेट में चला जाता है। तो जैसे ही मैं टेलीफोन का रिसीवर जो है वो उठाती हूँ तो वो ऑफ एक्टिव स्टेट में चला जाता है। एक्टिव स्टेट में रहती है ऑफ कोर्स, ये इनकम्प्लीट है, इसमें और भी स्टेट्स आएंगी कि एक्टिव स्टेट में है तो वो आया वी आर कॉलिंग समवन और वी आर जस्ट टॉकिंग और समथिंग, ये भी स्टेट्स होंगी। और नाउ इट्स इन एक्टिव स्टेट, और जैसे ही मैं उसका रिसीवर वापस प्लेस करती हूँ तो वो ऑन हुक हो जाता है और वो दोबारा आइडल स्टेट में चला जाता है। तो ये हमारे पास आइडल और एक्टिव दो डिस्टिंक्ट स्टेट्स हैं। ऑफ हुक एंड ऑन हुक जो है ये दो इवेंट्स हैं, और ये एरो लाइंस जो है ये हमारी ट्रांजिशंस हैं। क्लियर क्लास? जी मैम। ओके, तो फिर जल्दी जल्दी आगे चलते हैं जी। ये लाइफ साइकिल ऑफ एन ऑब्जेक्ट आप लोग देख लीजिएगा। इट सिंपली मींस के जी आप बिल्कुल स्टार्ट से शुरू होकर एंड तक आप जा रहे होते हैं एक लाइफ साइकिल ऑफ एन ऑब्जेक्ट को बताने के लिए, एक्सेट्रा। स्टेट चार्ट डायग्राम जो है जी ये क्लासेस से भी बन जाती है, यूज केसेस से। यूज केस स्टेट चार्ट डायग्राम बिल्कुल इसी तरह कि आपने एक यूज केस लिखा है, उसका कुछ स्टेप्स आपने लिख दिए हैं हाई लेवल में, तो उसके वो जो जो स्टेप्स है उनको आप इस तरह से अपनी एक स्टेट चार्ट डायग्राम में कन्वर्ट कर सकते हो। तो ये एक अप्रोच है जो डिफरेंट जो है सिस्टम डिजाइनर्स जी हाँ जो है वो यूज कर रहे होते हैं। दे राइट सर्टेन यूज केसेस और उनसे भी वो स्टेट चार्ट डायग्राम जो है वो एक्सट्रैक्ट कर लेते हैं। बिल्कुल उसी तरह ये पीओएस एप्लीकेशन का अगर आपने जो बुक है आपकी वुड की ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड की, उसमें ये पीओएस एप्लीकेशन का एक लंबा चौड़ा यूज केस है। ये बेसिकली उस यूज केस की जो है वो स्टेट चार्ट डायग्राम बनाई गई है। अच्छा, स्टेट चार्ट डायग्राम में दो तरह के ऑब्जेक्ट्स होते हैं जी, इंडिपेंडेंट ऑब्जेक्ट्स होते हैं और डिपेंडेंट ऑब्जेक्ट। इंडिपेंडेंट है इफ एन ऑब्जेक्ट ऑलवेज रिस्पॉन्ड्स द सेम वे टू एन इवेंट, then it is considered state independent or modeless with respect to that event. इसका मतलब यह है कि अगर एक पर्टिकुलर ऑब्जेक्ट है, नो मैटर आपका सिस्टम कौन सी स्टेट में है, आपका एक इवेंट आया, ऑब्जेक्ट ने रिस्पॉन्ड किया और उसने रिस्पॉन्ड बिल्कुल सेम वे में किया, कोई डिफरेंस नहीं है। इसकी एक एग्जांपल देती हूँ। फॉर एग्जांपल, आप एटीएम मशीन यूज कर रहे हैं, आप उसके जिस मर्जी स्टेप में आप विड्रॉ करवा रहे हो, आप मे बी आप बैलेंस चेक कर रहे हो या वट, लेकिन आप जैसे ही वो टॉप कॉर्नर में जो हेल्प का बटन आ रहा होता है आप उस पर क्लिक करते हो,
तो वो हमेशा हेल्प ही ओपन करता है, वो हमेशा हेल्प ही ओपन करता है। तो ये एक स्टेट इंडिपेंडेंट ऑब्जेक्ट, ऑफ कोर्स इसमें एटीएम मशीन कौन सी वाली है उसका एक उस पर ये डिपेंड करता है, बट अगेन इस तरह के जितने ऑब्जेक्ट्स होंगे वो आपके स्टेट इंडिपेंडेंट ऑब्जेक्ट्स होंगे, जो इररिगार्डलेस ऑफ द स्टेट वो एक पर्टिकुलर इवेंट के करस्पॉन्डिंग सेम एक्शन आपको दे रहे हो। फॉर एग्जाम्पल आपका एसी है, वो जिस मर्जी स्टेट में हो, चाहे वो जो है वो हीटिंग मोड में है, कूलिंग मोड में है, टाइमर पे है, वट उसका जो सा भी मोड है, आप जैसे ही रिमोट से उसको ऑफ प्रेस करते हो, उसने हमेशा आइडल स्टेट में ही जाना, उसने हमेशा इनएक्टिव स्टेट में जाना। तो दैट मीन्स इट्स अ स्टेट इंडिपेंडेंट ऑब्जेक्ट। इट डजंट मैटर कि आपका एसी कौन सी स्टेट में था। दूसरे हैं जी स्टेट डिपेंडेंट ऑब्जेक्ट। ये क्वाइट इजी के ये डिपेंड करता है कि जी आपको ऑब्जेक्ट कौन सी स्टेट में है, वो जिस स्टेट में होता है वो उस पर्टिकुलर इवेंट के करस्पॉन्डिंग उस पर्टिकुलर वे में रिस्पॉन्ड करता है डिपेंडिंग अपॉन दी स्टेट। Any confusions between the independent object and the dependent object? वो मैम तो मैम डिपेंडेंट की एग्जांपल दे देंगे। डिपेंडेंट तो ऑलमोस्ट असर जितने भी आपने देखे होंगे वो सारे डिपेंडेंट ही होंगे। फॉर एग्जांपल एसी में हीटिंग में रहते हुए आप कूलिंग मोड हीटिंग मोड में रहते हुए आप कहते हो कि मैंने मोड चेंज करना है, तो आप हीटिंग से हीटिंग मोड में जाते हो तो वो स्टे सेम रहता है, लेकिन हीटिंग मोड से आप कूलिंग मोड पे करते हो तो वो कूलिंग मोड पे चला जाएगा। कूलिंग में रहते हुए हीटिंग पे करते हो तो वो स्टेट चेंज करता है। समझ लगी? अगर आप हीटिंग में रहते हुए हीटिंग मोड पे क्लिक कर इवेंट अकर करवाते हो तो वो सेम स्टेट में रहता है, लेकिन अगर आप कूलिंग मोड में जाके हीटिंग स्टेट का इवेंट अगर करते हो तो वो अपनी स्टेट चेंज करता है। तो ये एक ऐसा इवेंट है जिसके कोरस्पॉन्डिंग ऑब्जेक्ट जो है वो अपनी करंट स्टेट को देखते हुए रिएक्ट कर रहे हैं। क्लियर? ओके अच्छा जी, लेट्स इग्नोर दिस। अच्छा, वन मोर, लेट मी शेयर द नेक्स्ट। Please let me know if the screen is visible. Visible, ma'am. Visible? अब Yes, जो ma'am. इवेंट्स है ना एक स्टेट मशीन में, वो भी तीन तरह के होते हैं, एक्सटर्नल, इंटरनल और टेम्पोरल इवेंट्स होते हैं। इंटरनल इवेंट तो वो है जी जो आपके इनसाइड सिस्टम से अकर हो रहा है, इनसाइड ऑफ द सिस्टम में रेज हो रहा है, वो आपका इंटरनल इवेंट है। एक्सटर्नल इवेंट वो है जो कि आउटसाइड ऑफ द सिस्टम आ रहा है। आउटसाइड ऑफ द सिस्टम ये है कि लॉगिन पे क्लिक जो है वो किसी बाहर वाले यूजर ने करना, वो एक्सटर्नली मौजूद है, आपके एक्सटर्नली आपके सिस्टम से एग्जिस्ट करता है। या एक ऐसा इवेंट जो किसी और सिस्टम ने आके आपके सिस्टम को नोटिफाई करना है सर्टन चीज को लेकर, तो ये एक्सटर्नल इवेंट। इंटरनल इवेंट का एक प्रोसेस चल रहा है, फॉर एग्जाम्पल आपकी एटीएम मशीन में एक प्रोसेस चल रहा है, उसमें जो पिन एंटरिंग का या नेक्स्ट जाने का जो इवेंट है वो एक्सटर्नल है। लेकिन जब आप विड्रॉ मनी पे क्लिक करते हो तो वो आपने विड्रॉ पे क्लिक किया, अब बैक पे एक्सटर्नल इवेंट गया कि विड्रॉ होना है, उस इवेंट के करस्पॉन्डिंग आपका जो अकाउंट का बैलेंस अपडेट होने का इवेंट है वो इंटरनल है। वो आपने नहीं इनिशिएट किया, वो आपने एक प्रोसेस इनिशिएट किया, उस प्रोसेस में कहीं पे जाके एक इंटरनल इवेंट था जी कि इसके करस्पॉन्डिंग जो है बैलेंस अपडेट का इवेंट जाना है, तो बैलेंस अपडेट हो गया। टेम्पोरल इवेंट जो होता है जी, इट्स लाइक कि एक सर्टन टाइम पे एक सर्टन जो है वो इवेंट अकर होना है। फॉर एग्जांपल आपकी असाइनमेंट एक अपलोड हुई है, असाइनमेंट 1, तो उसका एक टेम्पोरल इवेंट यह है कि बाय संडे जैसी उसकी डेडलाइन रीच होनी है, उसने आपको दे देना है कि आपकी जो है सबमिशन क्लोज हो गई है, और अब आप जितनी भी सबमिशंस करवाओगे वो लेट कंसीडर हो। वो उसने अपना बिहेवियर चेंज करना है, वो अपनी स्टेट डिले में चला जाएगा। इसको हम कहते हैं जी टेम्पोरल इवेंट्स। तो वंस अगेन तीन टाइप के इवेंट्स हैं, इंटरनल, एक्सटर्नल, टेम्पोरल। इनकी क्लासिफिकेशन इसलिए जरूरी है ताकि इनको अंडरस्टैंड किया जा सके। जितने आपके इंटरनल इवेंट्स होते हैं आपके स्टेट मशीन्स में आप बहुत इजीली उनको जो है वो
रिप्रेजेंट कर सकते हो एवरीथिंग, लेकिन जितने आपके एक्सटर्नल इवेंट्स होते हैं उनको आपको स्टेट मशीन में किसी ना किसी तरह से एडजस्ट करना पड़ता है। स्टार्ट में भी, स्टार्ट जो है एक स्टेट मशीन का वो एक एक्सटर्नल इवेंट है, आप तो नहीं स्टार्ट कर रहे, वो इंटरनली सिस्टम खुद तो नहीं स्टार्ट हो रहा, उसको कोई ना कोई एक्सटर्नल फोर्स आके स्टार्ट करती है और फिर वो स्टार्ट होता है। एनी क्वेश्चंस इन द इवेंट टाइप्स? हाँ या ना? No, ma'am. मैम टेम्पोरल समझा दें फिर से। लाइवा वैसे टेम्पोरल होता है टाइम इवेंट, जिस तरह आपने एसी का टाइमर लगा दिया कि 20 मिनट बाद जो है वो एसी बंद हो जाएगा या वो अपना मोड जो है वो चेंज कर लेगा, तो उसको हम कहते हैं कि इट्स अ टेम्पोरल इवेंट। ओके मैम। अच्छा, रोटेशन जो है जी आपने सबने पहले भी देखी हुई है कि जी स्टेट्स इस तरह से रिप्रेजेंट होंगी, ट्रांजिशन इस तरह आएंगी, इवेंट्स जो है। अच्छा, ऑफ हुक एक इवेंट है, जब जब आप स्लैश लगा के ये दूसरा लिखते हो तो ये एक्शन होता है। इसका मतलब ये है कि जब जब ऑफ हुक होगा, रिसीवर ऑफ द हुक जाएगा तो प्ले डायल ट्यून, ये एक्शन है। और ये इररिगार्डलेस जब जब ये इवेंट अकर होगा, अगर उस ट्रांजिशन पे ये एक्शन लिखा हुआ है तो ये हो जाएगा। जैसे ही आप रिसीवर उठाएंगे अपने टेलीफोन से, आपका फौरन जो है ये प्ले डायल टून चलने लग जाएगा। ये कोई गार्ड कंडीशन है, गार्ड कंडीशन ये हो सकती है कि फॉर एग्जांपल डायल टून जो है वो 10 सेकंड तक चलती रहे, अगर उसके बाद भी कुछ नहीं हो रहा तो मे बी जो है वो एक लॉन्ग ट्यून और उसके बाद बंद हो जाए, मतलब कुछ भी इस तरह की गार्ड कंडीशन जो आप लगाना चाहो। तो गार्ड कंडीशंस बेसिकली वो जैसा आप इफ एल्सिस की कंडीशंस लगाते हैं ना, ये वही वाला काम है। तो इसमें आप जो टाइमर्स हैं वो भी आपके गार्ड कंडीशन में आ सकते हैं, फॉर 10 सेकेंड चलता रहे, या बैलेंस जो है विड्रॉ के लिए वो ग्रेटर देन 0 होना चाहिए, ये भी एक गार्ड है आपका। तो डिफरेंट टाइप ऑफ गार्ड्स हैं। तो विच एवर द गार्ड यू सी फिट फॉर योर स्टेट मशीन, आप वो एड ऑन कर सकते हो। नेस्टेड स्टेट ये कि कभी कभी हमारी जो स्टेट मशीन्स हैं वो बहुत ज्यादा ह्यूज हो जाती हैं, तो उनको रीडेबल अंडरस्टैंडेबल करने के लिए हम नेस्टेड स्टेट यूज करते हैं। तो यहाँ पे देखिए ये नेस्टेड स्टेट यूज हुई है, यहाँ पे ये आइडल की स्टेट थी और ये एक्टिव, जबकि एक्टिव की जो स्टेट थी उसके अंदर ये कंप्लीट एक और स्टेट मशीन चल रही थी। तो आप इस तरह से भी बना सकते हो। आप ये एक स्टेट मशीन बनाते हो, द टॉप स्टेट मशीन, इसके अंदर आप बता देते हो कि ये जो एक्टिव स्टेट मशीन है ये फर्दर इटसेल्फ एक स्टेट मशीन है, और फर्दर आप जाके इस एक्टिव की एक अलग से स्टेट मशीन भी बना देते हो। तो आपका जो बेसिकली जो क्लास टास्क होगा, अगर आपको लगे कि आपकी स्टेट मशीन बहुत ज्यादा ह्यूज बन रही है तो यू कैन यूज दिस टेक्निक एज वेल। अपनी स्टेट मशीन को रीडेबल और अंडरस्टैंडेबल बनाने के लिए आप ये काम कर सकते हो। तो इसमें एक्टिव स्टेट के अंदर रहते वो कह रहा है कि यहाँ से स्टार्ट होगा, इसका मतलब जैसे ही वो आइडल से ऑफ हुक का इवेंट अकर होगा, डायल टून प्ले होगी और वो यहाँ आ जाएगा प्लेइंग डायल टून में, और ये भी एक स्टेट है। इसके बाद जैसे ही आप डिजिट एंट्री करते हो तो वो डायलिंग स्टेट पर चला जाता है, जब तक आप डिजिट एंट्री करते जा रहे हो तब तक वो डायलिंग स्टेट में रहता है। जैसे ही आपकी डिजिट एंट्री जो है वो कंप्लीट हो जाती है तो आप कनेक्टिंग स्टेज में चले जाते हो, मतलब आप दूसरे से आप कनेक्ट हो रहे हो। जैसे ही अगर वो कनेक्ट हो जाता है तो आप टॉकिंग स्टेज पे चले जाते हो। ऑफकोर्स इसमें एक ट्रांजिशन मिसिंग है जिसमें आप कनेक्ट नहीं हो पाते, अगला पर्सन बिजी होता है, तो समथिंग उस पर भी कोई बिजी ट्यून आपके पास आनी चाहिए, समथिंग उसकी एक और स्टेट बननी चाहिए। एनी कंफ्यूजन फील हियर? No, ma'am. अच्छा, ये नहीं करना आपने, प्रोग्राम बिहेवियर ये आपका पार्ट नहीं है, कोर्स का पार्ट नहीं है, लेकिन अगर आप इसको इंटरेस्टेड है तो जी स्टेट चार्ट डायग्राम को यूज करते हुए हम प्रोग्राम का बिहेवियर भी बता सकते हैं, हम जीयूआई का बिहेवियर भी बता सकते हैं। तो फॉर एग्जांपल ये एक जीयूआई है कि फाइल से न्यू में जाता है, ओपन में जाता है, क्लोज और सो ऑन मेन्यू है। तो आप ये भी बना सकते हो कि एप्लीकेशन स्टार्ट हुई, यूजर ने इनपुट दी, अगर यूजर की इनपुट जो थी वो माउस का क्लिक था जो फाइल पे हुआ था तो पुल डाउन मेन्यू ओपन हो जाए, अगर उसमें यूजर ने ओपन का सिलेक्ट कर लिया तो ओपन को हाईलाइट कर दो, अगर यूजर रिलीज कर रहा है, मतलब सो ऑन आप अपना कंप्लीट जो है जीयूआई के साथ यूजर की जो इंटरेक्शन है आप उसको जो है वो भी आप एक स्टेट चार्ट डायग्राम या एक स्टेट मशीन में प्रेजेंट कर सकते हो। जी क्लास, एनी कंफ्यूजन? No, ma'am. सबको क्लियर है जी? सबको क्लियर है?
मैम यस मैम। जी कश्यप। मैम आपने जो एक्टिविटी देनी है उसकी डेडलाइन क्या रखेंगी? बच्चे जो क्लास पार्टिसिपेशन होगी इसकी डेडलाइन आज रात की होगी। ओके मैम। और मैम एक और अटेंडेंस की बात करनी थी, वो कल वाली अटेंडेंस नहीं मार्क हुई। बच्चे वो मैं अब आज लगा दूंगी ना। ठीक है। और मैम आज की क्लास की वो भी लग जाए। आज आप लेट क्यों आती हो मुझे ये बताओ। मैम ये मैं आज ही लेट हूँ, कल तो मैं टाइम पे थी, कल माइक नहीं बच्चे चला। कल भी आप लेट थी तभी नहीं लगी, वो जो टाइम पे था उनकी तो लग गई थी। नहीं नहीं मैम मेरा माइक नहीं चला था, मैंने चैट में लिखा था, आप चेक कर लीजिएगा विषय, फिर मैंने आपको मेल भी कर दी थी। अच्छा अच्छा फिलहाल पहले लेक्चर की बात कर लें फिर अटेंडेंस पे आते हैं। जी आपकी क्लास पार्टिसिपेशन टास्क में भी थोड़ी देर में आप कर दूंगी। वंस अगेन मुझे मुजीब प्रेजेंट है आज? नहीं, मुझे अभी तक आप सबके ग्रुप्स नहीं मिले जो आपने अपने प्रोजेक्ट के लिए रखने हैं। तो मैं मेरा ख्याल है खुद से एक पोर्टल ओपन मैम कर। मुझे ने आपको ईमेल अच्छा मुझे कोई ईमेल नहीं मिली मुझे। मैम बन गए हैं, मैं वो भी कर देते आप। अब ये ना मैम एक 9:40 दफा पोर्टल अगर दोबारा बना दें तो काफी बच्चों के अभी क्लियर नहीं है ग्रुप्स, तो आज रात तक वो दोबारा कर देंगे सबमिट। मैनेज मार्च। जी जिन जिन की रहती है 1 by 1 रोल नंबर बोलें जी। अटेंडेंस 17F8020. 80200। नेक्स्ट 17F8013. 8095. सामा खालिद। जी मैम। 812 लारीब। थैंक यू नहीं मैम। हाँ मैम 1 by 1 बच्चे सब है। जी सैयदा समरा 8095. 8155. 8155। मैम नेक्स्ट 8122. 8313। 8226। 8 क्या बोला आपने वजी? 226 मैम। नेक्स्ट 8122 मैम। 94। सलमान आप बताएं। 17F9429. मैम सैयद अख्तर अली की लगा दें, वो बार बार ज्वाइन करते हैं, उसके नेट का कोई इशू है तो बार बार लीव हो जाता है वो मीटिंग एक से। मिनट महक 8095. नेक्स्ट मैम आफाक 8311। मैम 8122. मैम 8232। हमजा आप किन की बात कर रहे हैं बच्चे? मैम सैयद अख्तर अली की, वो बार बार लीव कर रहा है, उसके नेट का इशू आता है, वो ज्वाइन करता है तो लीव हो जाता है मीटिंग से थोड़ी थोड़ी देर बाद। तो अभी वो फिर थोड़ी देर पहले लेफ्ट हुआ मीटिंग से। बोलो रोल नंबर 8311 मैम। 8311। जी और मैम 8232। 8232 मुजीब। जी मैम वो ग्रुप की नेक्स्ट। लिस्ट भी मैंने शेयर कर दी थी आपके साथ, वो जितने बच्चों ने अभी तक भेजा था वो सारी मैंने आपके साथ हाँ एक्सरसाइज अभी शेयर मिल गई है मुझे मेल, मैं देख लेती हूँ। जी नेक्स्ट किसकी रह गई? 17F8113. हाँ हो गई आफाक, एहसन हो गई आपकी। मैम 17F8146. जैन रोल नंबर दोबारा बोलो। 17F8146. 8146। जैन आफाक। नेक्स्ट 9439। 9439। होगी जी सबकी। Any questions from today's lecture class? जिनकी पहले असाइनमेंट वो दोबारा तो नहीं बोली संडे को डेडलाइन है, वो ग्रुप असाइनमेंट है या वन बाय वन इंडिविजुअल? हैंड रेस करके बोले, हम सब इकट्ठे बोल रहे हैं, मुझे समझ नहीं आ रही। जैन जी क्या क्वेश्चन है आपका? देयर इज एन ऑप्शन ऑफ रेज हैंड, तो जिनका कोई क्वेश्चन है वो काइंडली जो डिस्कस करना है वो हैंड रेस कर दें। जैन अगर आपका कोई क्वेश्चन नहीं है तो काइंडली आप बंद कर दें। जी काविश
मैम ये आपसे मैंने पूछना था कि लेक्चर्स जो उनसे वो अपलोड किधर हो रहे हैं, और ये जो ग्रुप है ये इसकी आपको मेल करनी है कि किधर बताना है? मुजीब को बताना है ग्रुप का, और जो लेक्चर्स हैं ये मैं आज क्लासरूम पे अपलोड कर दूंगी। और मैम ये पूछना था, जो असाइनमेंट अपलोडेड है वो ग्रुप है या इंडिविजुअल है? इंडिविजुअल है, अगर उसके साथ ग्रुप नहीं लिखा तो वो ग्रुप नहीं है। ओके मैम। जिस असाइनमेंट और जिस क्लास पार्टिसिपेशन के साथ ग्रुप लिखा होगा सिर्फ वो ग्रुप होगी, जिनके साथ नहीं लिखा इट मींस वो इंडिविजुअल है। ओके मैम। जी, एनी अदर क्वेश्चंस? ठीक है क्लास, थैंक यू सो मच, हैव अ गुड डे, अल्लाह हाफिज। अल्लाह हाफिज मैम। अल्लाह हाफिज मैम। अल्लाह हाफिज। अल्लाह हाफिज मैम।